हेलो वीर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं ग्रीम रीपर द डेज ऑफ गॉड फॉलिंग लव के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी, आयुआन और शिजुई इंडिया आ गए थे और उसके बाद उन्हें एक साया नजर आया था जो बिल्कुल बीबुशियन की तरह दिखता था। अब आगे दोनों बच्चे डर गए थे पर उनकी चालाकी उनके डर से बड़ी थी। उन्हें लगा कि अगर उनके असली बाबा ने उन्हें पकड़ लिया है तो आज उनकी माँ की खैर नहीं। वो जानते थे कि बीबुशियन उन्हें तो कुछ नहीं करेगा पर वांग जी को मौत से बदतर सजा देगा। पल के झपकते ही दोनों बच्चों ने दौड़कर उस ग्रीम रिपर के दोनों पैरों को जोर से हक कर लिया। वो उसके पैरों से छूते हुए गिड़गिड़ाने लगे, बाबा प्लीज मम्मा को मत डांटना प्लीज, आज उनका जन्मदिन है इसलिए हमने उन्हें सरप्राइज देने का सोचा था। मम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, वो तो बरसों से कहीं नहीं घूमने गई थी इसलिए हम उन्हें बस घूमने ले आए थे। सच बोल रहे हैं हम बाबा, हम तो आपके लौटने से पहले ही मम्मा को अपनी दुनिया में वापस ले जाने वाले थे। कसम से मम्मा बेकसूर है। लेकिन वहाँ जो खड़ा था वो हैरत में डूब गया था। उसका नाम शिन शाओ जैन था जो इंडिया का ग्रीम रिपर था। उसका चेहरा बिल्कुल बीबुशियन से मिलता जुलता था पर उसकी फितरत और शख्सियत अलग थी। शिन शाओ जैन वहाँ किसी की आत्मा लेने आया था और वो इनविजिबल मोड में ही था। उसे इस बात का सबसे बड़ा झटका लगा कि ये तीनों इंसान उसे साफ साफ देख पा रहे हैं। शाओ जैन ने हैरानी से उन दो बच्चों को देखा जो उसके पैरों से लिपटे हुए उसे बाबा पुकार रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके काम के बीच कोई उसे आकर ऐसे गले लगाएगा, वो भी इंसानी दुनिया से। वांग जी अभी भी वही खड़ा कांप रहा था। उसने देखा कि उसके सामने खड़ा शख्स बिल्कुल उसके अल्फा जैसा दिखता है पर उसकी आंखों में वो डेथ गॉड वाली क्रूरता नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी और उलझन थी। शिन शाओ जैन ने अपनी भारी आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम मुझे देख कैसे सकते हो? वांग जी की सांसें रुक गई। उसने महसूस किया कि ये चेहरा बीबुशियन क्या हो सकता है पर ये इंसान उसका अल्फा नहीं है। वांग जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस कर लिया था कि ये शख्स उसकी जिंदगी का वो भयानक हिस्सा नहीं है पर था तो वो एक ग्रीम रिपर ही। उसने डर के मारे अपने बच्चों को शिन शाओ जैन के पैरों से अलग किया और उन्हें अपने पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं देखो ये तुम्हारे बाबा नहीं है, ये कोई और है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। बच्चे भी घबरा गए और सॉरी बोलकर पीछे हटने लगे लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की एक सुनहरी रोशनी की सिल्क ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो तीनों उस कांच जैसे दीवार के अंदर कैद हो चुके थे। जब वांग जी और बच्चों ने डर से पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिन शाओ जैन उस कार एक्सीडेंट वाले ड्राइवर की आत्मा के सामने खड़ा था पर उसका तरीका बीबुशियन से बिल्कुल अलग था। बीबुशियन आत्मा को जंजीरों से जकड़ता था पर शिन शाओ जैन ने बड़े प्यार से अपना हाथ उस आत्मा की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ से एक ठंडी सफेद रोशनी निकली जिसने उस तरफ की आत्मा को सुकून दे दिया। पल भर में वो आत्मा एक चमकते हुए सितारे में बदल गया और शिन शाओ जैन ने उसे अपने हाथ में कैद कर लिया। अपना काम खत्म करने के बाद शिन शाओ जैन उन तीनों की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में बीबुशियन वाला गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी दिलचस्पी थी। तुम तीनों मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, उसने कहा और हवा में एक सुनहरा पोर्टल खोल दिया। जब पोर्टल के उस पार वांग जी ने कदम रखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये बीबुशियन के काले और खौफनाक महल से बिल्कुल उल्टी दुनिया थी। यहाँ आसमान काला नहीं बल्कि हमेशा ढलते हुए सूरज की तरह सुनहरा रहता था। चारों तरफ सफेद और नीले रंग के लोटस के तालाब थे और हवा में मिट्टी की नहीं बल्कि चंदन की खुशबू थी। शिन शाओ जैन का महल कांच और सफेद संगमरमर से बना था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वहाँ कोई चीखने चिल्लाने वाली आत्माएं नहीं थी बल्कि हर तरफ शांति और सुकून था। वांग जी हैरान था कि क्या मौत की दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। शिन शाओ जैन ने उन्हें एक बड़े से हॉल में बिठाया और बच्चों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वांग जी ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है? शिन शाओ जैन ने वांग जी और बच्चों के डर को देखा और उसने बड़े सुकून से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिन शाओ जैन ने अपनी सच्चाई बतानी शुरू की पर बच्चों ने बीच में ही बोल दिया, हमें पता है आप एक ग्रीम रिपर है। शिन शाओ जैन ये सुनकर दंग रह गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? और सबसे बड़ी बात, तुम तीनों मुझे देख कैसे पा रहे हो? एक आम इंसान तो मुझे छू भी नहीं सकता। तब वांग जी ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसने दबे हुए दिल से अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो बीबुशियन का ओमेगा था, कैसे उसने नरक जैसी दुनिया में 10 साल बिताई और कैसे उसके बच्चे मौत के देवता का वारिस बने।
वांग जी की तकलीफ सुनकर शिनशाओ को बहुत बुरा लगा, उसका दिल पिघल गया। वांग जी ने भी बताया शिनशाओ बिल्कुल भी भूषण की तरह दिखता है। इसी वजह से वांग जी और बच्चों को पहले लगा था शिनशाओ ही भूषण है और उन सभी को लेने आए हैं। शिनशाओ ने वांग जी की आंखों को देखा और कहा, वांग जी, तुम मेरे साथ इसी दुनिया में रह जाओ, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन वांग जी ने सर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं दोबारा किसी बंदिश में नहीं रहना चाहता। मैंने हमेशा खुले आसमान के नीचे आजादी से जीने का सपना देखा है। मैं धरती पर रहना चाहता हूँ जहाँ मेरे बच्चे एक आम जिंदगी जिए। शिनशाओ वांग जी की हिम्मत देखकर मान गया। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक बहुत गहरी और पक्की दोस्ती हो गई। शिनशाओ ने तय किया कि वो वांग जी को वो आजादी दिलाकर रहेगा जो उससे बचपन से ही छीन ली गई थी। शिनशाओ की मदद से वांग जी और बच्चे इंडिया की एक बहुत सुंदर पहाड़ी पर पहुंच गए, जिस जगह का नाम है दार्जिलिंग। वहाँ चारों तरफ धुंध थी, हसीन वादियाँ थी और खुला आसमान था। शिनशाओ ने वांग जी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कैफे खुलवा दिया। वांग जी अब वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगा। अभी वांग जी लोगों को कॉफी पिलाता था और सुकून से साथ लेता था। शिनशाओ भी अक्सर अपनी ड्यूटी से वक्त निकालकर उनसे मिलने आता था, सनग्लास पहन के। वांग जी के चेहरे पर बरसों बाद एक असली मुस्कुराहट नजर आती थी बच्चों को। अरे, हम तो सब भूषण को भूल ही गए। चलिए देखते हैं वांग जी के जाने के बाद हाल कैसा था जनाब का। चलिए उस दिन में पहुंच जाते हैं जिस दिन वांग जी भागा था। चाइना के शहरो रेलम में भूषण को काम के बीच ही एक ऐसी बेचैनी हुई थी जो उसने सदियों में महसूस नहीं किया था। उसका सीना जल रहा था, जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज उससे हमेशा के लिए छीन ली गई हो। गुस्से और डर के मारे वो बिजली की रफ्तार से अपने काले महल की तरफ भागा। जब भूषण महल पहुंचा तो वहाँ कोई वेलकम करने वाला नहीं था। महल की दीवारों से वही ठंडी मौत की बू आ रही थी और वो खुशबू गायब थी जो वांग जी के होते हुए वहाँ होती थी। वांग जी, आइवन, शिरोई। वो चिल्लाया, पर सिर्फ उसकी आवाज वहाँ गूंज कर वापस आई। उसने अपने कमरे का दरवाजा झटके से खोला। बिस्तर खाली था। उसने बच्चों के कमरे में देखा, वहाँ भी सन्नाटा था। भूषण ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति पूरे महल और चाइना के हर कोने में फैला दी ताकि वो वांग जी की सोल को ट्रेस कर पाए। पर उसके हाथ सिर्फ खाली हवा लगी, वो उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया। गुस्से में पागल होकर भूषण गार्डन में पहुंचा। उसने अपनी बांसुरी चिंचिंग निकाली और एक ऐसी धुन बजाई कि काले गुलाबों में कैद आत्माएं डर से थरथराने लगे। कहाँ है वो? भूषण दहाड़ा। उसने उन आत्माओं को नरक की आग में जलाना शुरू कर दिया ताकि वो सच उगल दे। मेरी बीबी और मेरे बच्चे कहाँ है? किसने उनकी मदद की है? बेबस आत्माएं चीख रही थी, हमें नहीं पता लॉर्ड, हम तो खुद कैद है, हमें माफ कीजिए। पर भूषण का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने हजारों आत्माओं को मौत से बदतर दर्द दिया, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब वो गुस्से में अपने कमरे में वापस लौटा तो उसकी नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चीज पर गई। वहाँ वही मैजिकल बुक खुली हुई पड़ी थी जिसे वांग जी और बच्चों ने इस्तेमाल किया था। भूषण ने उस किताब को उठाया। उसके पन्नों पर पोर्टल और इंटरनेशनल रिपेयर बॉर्डर का निशान चमक रहा था। भूषण की आंखें गुस्से से और भी काली हो गई जब उसे समझ आया कि उसके बच्चों ने उससे ही सीख कर उसे ही धोखा दिया है। तो तुमने मेरे ही किताब का इस्तेमाल किया मुझसे भागने के लिए, वांग जी? भूषण ने किताब को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके हाथ से काला धुआं निकलने लगा। तुम्हें लगा कि बॉर्डर पार करके तुम मुझसे बच जाओगे। तुम भूल गए मौत की कोई सरहद नहीं होती। भूषण ने फैसला कर लिया था, वो अब सिर्फ एक ग्रीन रिपर नहीं बल्कि एक शिकारी बनकर निकलेगा। भूषण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, वांग जी की जरूरत कैसे हुई उससे दूर जाने की। उसने गुस्से में कहा, क्या लगा तुम्हें वांग जी, तुम मुझसे दूर जा पाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं कभी ऐसे होने दूंगा? भूषण महल के एक ऐसे गुप्त कमरे में गया जहाँ सदियों से कोई नहीं गया था। वहाँ कमरे के बीच में एक हरी आग जल रही थी जो पूरे ब्रह्मांड की खबर रखती है। भूषण ने उस आग के पास जाकर दहाड़ते हुए कहा, मेरा ओमेगा कहाँ है? दिखाओ मुझे। आग की लपटें तेज हुई और उसके अंदर एक मंजर दिखाई दिया। भूषण ने देखा कि वांग जी एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह बैठा है। उसके दोनों बच्चे पास ही के तालाब के साफ पानी में खेल रहे हैं। वांग जी के चेहरे पर वही सुकून था जो पहले भूषण के साथ वांग जी जब रहता था तब होता था। ये जगह कहाँ है? मुझे अभी वहाँ भेजो। भूषण ने हुक्म दिया, लेकिन ग्रीन फ्रेम ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, इस जगह पर आप नहीं जा सकते। ये दूसरे देश के ग्रीन रिपर की दुनिया है। उनकी मर्जी के बिना आप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। भूषण चिंता और गुस्से में डूब गया। ये कौन सा देश है? आग ने कहा, इंडिया, और वहाँ जाने के लिए आपको अपना काम छोड़ना होगा जो आप नहीं कर सकते।
अगर आपने चाइना छोड़ा तो मौत का सिलसिला रुक जाएगा, आत्माएं भटकने लगेगी और नरक का संतुलन बिगड़ जाएगा। आप अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं ले सकते। विभूषण ने गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़नी फोड़नी शुरू कर दी। विभूषण गुस्से से कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, कोई तो रास्ता होगा, मुझे मेरा ओमेगा वापस चाहिए। पर आग ने साफ मना कर दिया। माफ कीजिए माय लॉर्ड, कोई रास्ता नहीं है। तभी विभूषण की नजर दोबारा उस आग के सीन पर गई। उसने देखा कि एक ऊंचा और रोबीला अल्फा धीरे से वांग जी के पास आकर बैठा। उसने वांग जी को अपने हाथों से कुछ खाने को दिया और वांग जी ने भी बिना डर के मुस्कुराते हुए वो खाना खाया। विभूषण की आंखें गुस्से से काली से पूरा लाल हो गया। अभी ये कौन है जो मेरे वांग जी के इतने करीब है? ग्रीन फ्लेम ने कहा, ये उस दुनिया का ग्रीन रिपर है माय लॉर्ड। जब उस अल्फा ने अपनी गर्दन घुमाई और उसका चेहरा साफ दिखा तो विभूषण के हाथों से चिंग चिंग जो उसका बांसुरी था वो गिर गया। उसके मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो चेहरा बिल्कुल उसका अपना है। ऐसा लग रहा था जैसे आईने में वो खुद ही को ही देख रहा है, पर एक अलग दयालु रूप में। विभूषण का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो मेरी तरह क्यों दिखता है और वांग जी उसके साथ इतना खुश क्यों है? क्या वांग जी उस अल्फा को मैं समझ रहा है? विभूषण उस ग्रीन फ्लेम पर दहाड़ा, ये मेरी तरह क्यों दिखता है? क्या ये मेरा कोई खोया हुआ अंश है? आग की शिखाएं कांप उठी। आग ने थरथर कांपते हुए जवाब दिया, माय लॉर्ड, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। आप दोनों भाई भाई भी नहीं है, ना ही आपका कोई रिश्ता है, पर कुदरत का ये करिश्मा है कि दो अलग देशों के रिपर का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। विभूषण ने अपने हाथ की मुट्ठी बीची और कहा, छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। तुम उस ग्रीन रिपर से मेरी बात करवाओ। मुझे मेरे ओमेगा और बच्चों को अभी के अभी वापस लेना है इससे। ग्रीन फ्लेम ने अपनी शक्तियाँ इकट्ठी की और इंडिया के उस हेवनली रेलम की आंख से संपर्क किया। ये एक तरह की मौत के देवताओं का सीक्रेट कॉल था। उधर इंडिया में शिनशाओ वांग जी के साथ बैठा था जब उसे अचानक अपने दिल में एक खिंचाव महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके महल के सीक्रेट फायर उसे बुला रहा है। वांग जी, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। शिनशाओ ने नरमी से कहा और तेजी से अपने महल के सीक्रेट रूम की तरफ निकल गया। शिनशाओ जैसे ही अपने सीक्रेट रूम में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी सुनहरी आंख अचानक हरी हो गई है। उसने अपने सुनहरे आंख से पूछा, क्या बात है? किसने संपर्क करने की कोशिश की है? आंख से एक भयानक गुस्से से भरी और भारी आवाज गूंजी, जो था विभूषण का। तो तुम हो वो जो मेरे परिवार को छुपाए रखे हो। विभूषण की आवाज पोर्टल के उस पार से ऐसे आ रही थी कि जैसे कोई बिजली कड़क रही हो। शिनशाओ बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडे लहजे में कहा, मैं किसी को छुपा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हें पनाह दे रहा हूँ जिन्हें तुमने दर्द दिया है। और तुम्हारा चेहरा ये मेरे जैसा क्यों है? चाइना के रिपर। विभूषण ने एक जोरदार ठहाका लगाया, पर उसमें कोई खुशी नहीं थी। क्या मजाक है? छोड़ो, चेहरे को गोली मारो। तुम्हें पता है तुम किसके साथ खेल रहे हो? वांग जी मेरा ओमेगा है और वो दोनों बच्चे मेरे खून हैं। उन्हें मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सरहदें तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। शिनशाओ की आंखों में एक चमक आई। मैं यहाँ का रिपेयर हूँ विभूषण। मेरी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वांग जी यहाँ अपनी मर्जी से है और जब तक वो आजाद रहना चाहता है मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। शिनशाओ ने शांत लहजे में पथस्वी से कहा, विभूषण, अपनी ये खाली धमकियाँ अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारे गुस्से से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी ये काली शक्तियाँ मेरे देश की सरहद पर ही दम तोड़ देगा। विभूषण को अंदर ही अंदर पता था कि शिनशाओ सही कह रहा है। अगर मुकाबला होता है तो शिनशाओ कभी चाइना नहीं आने वाला। विभूषण को ही इंडिया जाना पड़ेगा और वहाँ कदम रखते ही उसकी सारी ग्रीन रिपर की शक्तियाँ छीन ली जाएगी। बिना शक्तियों के वो एक आम इंसान बन जाएगा। तब विभूषण शिनशाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए विभूषण ने अपने चाल बदली। उसने अपने गुस्से को पिया और एक छोटी नरमी दिखाते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, देखो प्लीज, मेरे ओमेगा को मुझे वापस दे दो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। शिनशाओ जोर से हंस पड़ा। विभूषण, मुझे इतना भी बेवकूफ मत समझो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। अभी कुछ देर पहले तक तुम जिस तरह दहा रहे थे उसे पता चल गया कि तुम किस तरह के अल्फा हो। तुम्हें सिर्फ अपने ईगो की पड़ी है। उस ईगो के चक्कर में तुमने अपने ओमेगा की खुशियों को कुचल दिया। शिनशाओ ने साफ लफ्जों में आखिरी फैसला सुनाया। मैं वांग जी को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा जब तक वो खुद ना चाहे। अगर हिम्मत है तो आओ इंडिया और बिना शक्तियों के अपने ओमेगा को मना कर लेके जाओ। और सुनो,
आगे से मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी मत करना। मेरा वक्त कीमती है और तुम्हारा वांग जी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं नहीं चाहता वो अकेला महसूस करे। चलो बाय, चलता हूँ। शिन शाओजैन ने संपर्क तोड़ दिया और विभूषण को गुस्से में जलता हुआ वहीं पर छोड़ दिया। फिर शिन शाओजैन वापस वांग जी के पास जा पहुंचा। वांग जी ने जब देखा कि शिन शाओजैन थोड़ा गंभीर है तो उसने मासूमियत में से पूछा, कहाँ गए थे आप? सब ठीक है ना? शिन शाओजैन ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी। उसने सच्चाई छुपा ली। वो नहीं चाहता था कि वांग जी को पता चले कि उसके अल्फा ने उसे ढूंढ लिया है, वरना वांग जी डर जाएगा और उसके नई मिली आजादी का सुकून भी छीन जाएगा। कुछ नहीं वांग जी, बस काम का थोड़ा सिलसिला था। शिन शाओजैन ने कहा, चलो बच्चों को देखते हैं, वो दोनों तालाब के पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। स्टोरी जैसा भी लग रहा हो कमेंट में बताइएगा जरूर। बाय बाय, बी लवर्स, टिंग टिंग।